नमस्कार दोस्तों, आपका क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारी जो राजस्थान पुलिस की दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रही है, ये इस टेस्ट सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी व्याख्या में और प्रश्न के माध्यम से करवा दिए जाएं। तो आपको हमारी जो पहली 1 से 20 तक के क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप 21 से 40 यहाँ अभी इस क्लास में देखने वाले हैं और इससे आगे की क्लासेज हमारे सभी अध्यापक, सभी गुरुजन अच्छे से उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए लेके हैं। ये बहुत फ्रूटफुल टेस्ट सीरीज होने वाली है दोस्तों। आप इसको बार बार रिवाइज करें। इसकी पीडीएफ ऐप पे जाके पीडीएफ भी दे सकते हैं और इस टेस्ट को ऐप पे जाके आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आप अन्य छात्रों के मध्य में कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इन सब के साथ में ही मैं आपको शुभकामनाओं के साथ अपन ये अपना प्रश्न शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस के लिए। दोस्तों ये प्रश्न है 21। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर, इसमें जानबूझकर शब्द यूज किया गया है, किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको व्यायाम कहेंगे या नफरत कहेंगे दोस्तों, या हिंसा कहेंगे या अहिंसा कहेंगे? तो आपका इसमें ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हिंसा, क्योंकि इसमें जानबूझकर है। अगर जानबूझकर नहीं किया गया तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होती है दोस्तों। तो ये क्या है? हिंसा है। अब अपन इसमें हिंसा के कुछ प्रकार देख लेते हैं। जैसे हिंसा परिवार में हो जाती है तो उसे पारिवारिक, जैसे मान लो किसी पति द्वारा पत्नी पर किसी तरह की हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है, उसको डांट फटकार की जाती है, तो उसको पारिवारिक हिंसा बोलते हैं। प्रताड़ना किया जाता है, बालिकाओं को किया जाता है, कामकाजी महिलाओं के साथ में हिंसा की जाती है, तो इसको पारिवारिक हिंसा बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा कैसी होगी? जैसे मान लो समाज में अपन रह रहे हैं और उसमें किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, जैसे उसको कोई किसी व्यक्ति विशेष को कुछ अपराधी घोषित कर दिया जाए, जैसे डायन घोषित कर दिया किसी लेडी को, समाज ने डायन घोषित कर दिया। ऐसे बिना वजह डायन घोषित करना ये अपने आप में एक सामाजिक हिंसा है। दहेज संबंधी हो गई, आपकी सती प्रथा है, ये एक समाज की कृतियों को मिलाकर जो हिंसा है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सामाजिक अहिंसा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपने पास एक तीसरी हिंसा भी है दोस्तों, जैसे बलात्कार हो गया, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कुछ अपराध हो गए, अपहरण हो गया, किसी का मर्डर हो गया, हत्या हो गई। ये सब क्या है दोस्तों? सामाजिक, इसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक, सामाजिक दोनों के अलावा जो अपराध है उसको बोलते हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यही आपके महिला और बाल अपराध का क्वेश्चन है, जो आपके राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन इसके जो आने वाले हैं 150 में से, और इसको आप अच्छे से करेंगे तो ये नंबर आपको पूरे में से पूरे दिलवाएगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? इसमें तारीख पूछी गई है। तो आपके पास इसमें अधिनियम बहुत सारे हैं, उन अधिनियमों को आप सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में समझ बिठा लो कि कब उसकी तारीख है। ज्यादातर अधिनियम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपकी डेट है 14 नवंबर 2012, और ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपका पोक्सो एक्ट है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किससे संबंधित है? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने से संबंधित है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, जो
सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं उनसे बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया है दोस्तों। और इसमें शामिल करने के लिए बच्चे को 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए। इसमें एक ज़्यादातर प्रचलन में है कि अगर बच्चे को आप 10 सेकंड से ज़्यादा अगर देख भी लेते हैं तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में है, इसकी एक धारा में लिखा हुआ है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें इस तरह से हैं दोस्तों। तो व्यक्तिगत रूप से परिभाषित किया गया है, मतलब बालक को 18 वर्ष है, इसमें कहीं कोई डिफाइन नहीं है कि वो बच्चा बच्ची होगी या बच्चा होगा या सेमी जेंडर होगा, मतलब दोनों होगा। तो उसमें केवल उसकी उम्र परिभाषित है, इस एक्ट के लिए केवल उम्र परिभाषित है, उसका लिंग जेंडर है वो परिभाषित नहीं है। 18 साल से कोई भी कम उम्र का ह्यूमन बीइंग होगा उस पर ये लागू हो जाता है दोस्तों। तो ये इसका एक्ट का है। और उस बच्चों को भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, बच्चों के जो ग्रोथ के लिए, उनको सुरक्षित फील करवाने के लिए ये एक्ट भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर 2012 को लाया गया था दोस्तों। तो ये सब अपना क्वेश्चन हो गया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? इसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई की बात कर रहे हैं कि ये विशेष किशोर पुलिस इकाई किस स्तर पर किया गया है, इसका गठन की बात है दोस्तों। तो ये गांव स्तर पर किया गया है, जिला स्तर पर किया गया है, राज्य स्तर पर किया गया और केंद्र स्तर पर किया गया। जब ये इकाई बता रहे हैं तो एक सीधी सी बात होगी कि इकाई छोटा पार्ट होगा। राज्य स्तर पर होता तो उसको इकाई नहीं कहते, जिला स्तर पर भी नहीं होगा, मतलब जिला स्तर पर तो होगा तो ये गांव स्तर पर ज्यादा छोटा हो जाएगा क्योंकि वो इतनी बड़ी इकाई नहीं बनाई जाए। तो जिला स्तर पर इसका आंसर होगा, राज्य स्तर पर भी नहीं है और केंद्र स्तर पर भी नहीं है दोस्तों। तो ये है। और यह इकाई बच्चों एवं किशोरों के प्रति सभी प्रकार के जो अपराध होते हैं, क्रूरता हो गई, उत्पीड़न हो गया, शोषण हो गया, किसी भी प्रकार का है, उसको कानून द्वारा संरक्षण प्रदान करके एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो ये बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट है। इसका नाम क्या है? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण, बच्चों का संरक्षण अच्छे से करें। इसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई गई है जो गांव स्तर पर है, ना कि वो जिला स्तर पर है, ना कि गांव स्तर पर, और राज्य और केंद्र पर नहीं है दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम की धारा 3 के तहत, इस अधिनियम की धारा 3 पूछा है। आपको धाराओं को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है, एक एक धारा को आप ठीक से देखेंगे तो हो जाएगा। धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है। जोखिम वाला काम हो और चाहे बिना जोखिम वाला काम हो दोस्तों, तो ये अपराध है। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम। बच्चों को श्रम करवाने से, मजदूरी करवाने से रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया। और इसकी धारा 3 में इसकी अवधि लिखी हुई है जो 14 वर्ष है। कितने वर्ष है दोस्तों? सीधा सीधा आपको याद रखना है, 14 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। और अब इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि नियोक्ता है ना, वो 14 वर्ष से कम वाले बच्चे के लिए जोखिम का हो चाहे बिना जोखिम का हो। दूसरी बात, 2 साल की सजा होती है और 50,000 का जुर्माना। अगर वो पाया जाता है तो 2 साल की सजा, ठीक है, और 50,000 का जुर्माना, ये या फिर दोनों का भी इसमें प्रावधान है। तो ये आपके लिए इसमें फैक्ट याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम दोस्तों कब लागू किया गया? 1954 में, 1955 में, 1956 में, 1957। तो
तो ये दोस्तों 1956 में लागू किया गया था। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। अनैतिक कार्यों के लिए किसी स्त्री का व्यापार कर दे, किसी बच्चे का व्यापार कर दे, या फिर किसी पुरुष का अनैतिक कार्य करवाने के लिए भी उसको बेच दे दूसरे को, और उसको हम क्या बोलते हैं, इस अधिनियम में शामिल करेंगे दोस्तों। ये अधिनियम 1956 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण और प्रावधानों को निहित करता है? जो दिशा निर्देश हैं उनको धारित करता है और प्रावधानों को निहित करता है। निर्भया कांड वाला, मथुरा, विशाखा और भंवरी देवी वाला। तो इसका आंसर विशाखा है दोस्तों। विशाखा केस की बात कर रहे हैं, और इस केस के माध्यम से क्या किया गया था? लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण के लिए निवारण का एक उपबंध किया गया था, जो इस निवारण के सारे उपबंध इसमें शामिल किए गए थे। इस अधिनियम में विशाखा गाइडलाइन को पूर्ण रूप से समाहित किया गया है दोस्तों, ये आपको याद रखने का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है आपके पास। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आनाजी चौहान, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज चौहान, साझा जहांगीर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सबको मालूम होना चाहिए, आनाजी चौहान द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। अब ये कहाँ है? अजमेर में है। ये कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर में नाग पहाड़ है, आपको याद हो, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। तो लूनी नदी के उद्गम के पास में नाग पहाड़ है, उसके एक तरफ से तो लूनी नदी निकलना शुरू हो जाती है और एक तरफ आना सागर झील बनी है। इस आना सागर झील से ही इसका लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों। अब इस नागपाड़ पर आना सागर झील को किसने बनवाया? 1137 ईसा पूर्व ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं 1137 ईस्वी में आनाजी ने, अर्णोराज जिनका नाम है, अर्णोराज इनका नाम है, इन्होंने 1137 ईस्वी में दोस्तों इस झील का निर्माण करवाया। इस झील के और भी नाम है, आना सागर झील या आना सागर झील। ठीक है दोस्तों। और ये कृत्रिम झील है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये कृत्रिम है। ठीक है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बता दिए, और इन्हीं के नाम पर, मतलब आना जी के नाम पर ही इसका नाम आना सागर रखा गया था। तो अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? जल महल जो है दोस्तों, ये झील जो कौन सी झील है उसके मध्य में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके मानसागर झील, कायलाना झील, फाय सागर झील और आना सागर झील। तो जल महल कहाँ पर है? आपको 90% को पता है कि जल महल जयपुर में है। तो जयपुर में ये सब तो यहाँ है नहीं। ठीक है। तो कौन सी झील है? मानसागर झील। मानसागर झील के मध्य में क्या है? जल महल। और ये जयपुर से आमेर जो रोड जाता है सड़क के दाएं किनारे पर जल महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। फिर उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था, वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है। और उसके बाद इसका स्थापत्य, शिल्प और सौंदर्य के आकर्षक केंद्र जो ये बना। तो ये आपको अच्छे फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। इसके बाद वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? अरवरी, बेडच, बनास और बांडी। आपको ज्यादातर को मालूम होना चाहिए वनासा, वन की आशा, वन में आशा, वन की आशा जो नदी है बनास को कहते हैं। बनास का ही नाम पूरा वन और आश, वनाश,
वन की आशा इसका नाम है दोस्तों, इसको वर्णासा नदी भी कहते हैं। तो ये राजस्थान में जो पूर्णतः बहने वाली है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, मतलब उद्गम भी राजस्थान में और इसका संगम भी राजस्थान में है। ये पहली पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कहाँ से उद्गम होता है इसका? खमनोर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और खमनोर पहाड़ी कहाँ है? ये राजसमंद में। उसके बाद इसका संगम होता है दोस्तों, इसका संगम कहां होता है? चंबल में। और ये जगह का नाम क्या है? आपको याद हो तो यहां पर त्रिवेणी संगम है, जहां इसका संगम होता है उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, क्योंकि वहां पर 3 नदियां मिलती हैं। उसको रामेश्वरम घाट बोलते हैं, रामेश्वर घाट बोलते हैं। इस संगम का नाम रामेश्वर घाट है। और ये रामेश्वर घाट जो संगम है दोस्तों, यहां पर 3 नदियां मिलती हैं। एक तो नदी है आपकी, ये रामेश्वर जो घाट है इसमें 3 नदियां मिलती हैं। तो ऊपर से जो नदी आकर मिलती है उसका नाम तो है सीप, इधर से वनास आकर मिलती है, और तीसरी नदी का नाम है चंबल। और इस जगह का सवाई माधोपुर का पड़ना गांव है दोस्तों ये, ठीक है। तो पडराला गांव है, पडराला गांव है ये सवाई माधोपुर में, वहां पर ये नदी मिलती है। सीप, बनास और चंबल का तीनों का एक जगह संगम होने से इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, और जगह का नाम रामेश्वर घाट है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा इस नदी में चंबल की ये सहायक नदी है, इसका कुल लंबाई 512 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए इस बनास से संबंधित थे। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? जाखम बांध जो बना हुआ है, नाम भी इसका जाखम बांध है, और आपको ये भी मालूम होगा कि किस नदी पर बना है। सीधी सी बात है, ये जाखम नदी पर बना हुआ है। और जाखम नदी पर बना हुआ है, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया दोस्तों। और ये गांव कौन सा है? अनूपपुरा। जाखम बांध अनूपपुरा में बना हुआ है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की हाइट कितनी है? 81 मीटर है। कितना है दोस्तों? 81 मीटर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा, बड़ा नहीं ऊंचा बांध है। और आपको वो चूलिया जलप्रपात भी है, वो भी इससे छोटा है दोस्तों। चूलिया जलप्रपात भी इसकी हाइट से कम है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। ये जाखम नदी पर बना हुआ है। तो अपन जाखम नदी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अपनी जो जाखम नदी है दोस्तों, जो जाखम नदी है ये प्रतापगढ़ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है। अब प्रतापगढ़ के कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी से निकलती है, इसको भी याद रख लो। छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी से जाखम नदी निकलती है। फिर ये क्या होती है? बिलारा गांव के पास सोम में मिल जाती है। बिलारा गांव के पास सोम में मिल जाती है। यहां पर सोम, माही, जाखम तीनों नदियां, इनका संगम होता है दोस्तों। इसका निर्माण, जाखम परियोजना राजस्थान सरकार की परियोजना थी, उसके दौरान इस बांध का निर्माण किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर जिला, राजसमंद जिला, नागौर, पाली। अब आपको जिसने भी थोड़ा सा ठीक से देखा है इस प्रश्न को, तो उसको अच्छे से याद होना जरूरी है, क्योंकि
लोकेशन प्रॉपर तरीके से राजसमंद ही है। पाली भी वेस्टर्न में थोड़ा सा पड़ जाता है, और श्रीगंगानगर ऊपर है, नागौर है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या है? राजसमंद जिला। ठीक है दोस्तों, और ये राजसमंद, पाली, उदयपुर तीनों जिलों की सीमा पर कुंभलगढ़ है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है उसके पास में ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, बहुत अच्छा अभ्यारण्य है। और इसको अभ्यारण्य 1971 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ सांबर, रीछ, भालू, बारहसिंगा और जंगली भेड़िए ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके पास में एक सीता माता अभ्यारण्य है, उसको भी अपन याद कर लेते हैं। सीता माता अभ्यारण्य, आपको सारे अभ्यारण्य याद होने चाहिए। जो सीता माता अभ्यारण्य है दोस्तों, ये अभ्यारण्य अपने प्रतापगढ़ जिले में है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में है। प्रतापगढ़ जो है ना, वहाँ है ये सीता माता, और इसमें 3 पर्वतमालाएं आकर मिलती हैं। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सीता माता। कौन कौन सी मिलती हैं? अरावली, अरावली अपना इधर से है, अरावली मिल गया। इधर से अपना विंध्याचल पर्वतमाला इसमें मिल गई। और जो मालवा का पठार का ऊपरी भाग है ना, इसके पास में ऊपर माल भी है, आपको ध्यान हो। तो ये तीनों एक जगह मिलने से एक, जैसे पामीर की गांठ बनती है ना, वैसे ही एक ऊपरी क्षेत्र बन जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का भाग जो है ना ऊपर है। और यहाँ पर सागवान वन पाया जाता है, सागवान वन। ठीक है दोस्तों, ये सीता माता अभ्यारण्य का महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। वही इसमें सागवान वन पाया जाता है। और इस अभ्यारण्य के बीच से अभी जो मैंने डिस्कस किया, कौन सी नदी? जाखम नदी निकलती है, जो इसको जलापूर्ति करती है इसके जंगल के जीवों के लिए, और इसकी जीवन रेखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको स्थापित करने का मतलब उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष दिया गया ना, उससे उसकी स्थापना मानी जाती है। क्योंकि ये तो उद्यान है, जंगल है, सदियों से जब पृथ्वी बनी तब से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसकी स्थापना जैसा शब्द तो अपन यूज कर नहीं सकते, लेकिन इसका सेंस यही रहता है कि इसको कब उसका दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर 2004 में होगा दोस्तों, 2010 में, 2 में, 96 में नहीं है। इसको 2004 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और ये चंबल नदी पर है ये, ठीक है। और ये घड़ियाल के लिए फेमस है भी। चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं, और वहीं पे होने की वजह से यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। और जंगली सुअर, तेंदुआ, हिरण आदि इस पर पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी अपन देख लेते हैं। जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, यहां पर मुकुंदरा नामक पहाड़ी पाई जाती है। क्या दोस्तों? मुकुंदरा नामक पहाड़ी पाई जाती है। उस पहाड़ी का नाम ही मुकुंदरा है, और उसके पास ही स्थित होने की वजह से, उस पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसका नाम मुकुंदरा हिल्स पड़ा है। और ये 3 अभ्यारण्य को मिलाकर इसको पार्क कहा जाता है, नेशनल पार्क। किस किस को? दर्रा अभ्यारण्य, दूसरा जवार सागर अभ्यारण्य। तो इन दोनों को मिला के, और तीसरा आपका ये मुकुंदरा हिल्स हो गया। तो तीनों को मिला के, इसमें मुकुंदरा हिल्स में दर्रा और जवार सागर दोनों को मिलाकर, तीनों को टोटल मिलाकर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहते हैं दोस्तों। जो जवार सागर बांध बना हुआ है ना चंबल पे, उसी के पास में जवार सागर अभ्यारण्य भी है, वो आपको याद रखना चाहिए। और इसको 2013 में 10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स में कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले का क्षेत्र मिलाकर बाघ बचाओ परियोजना लागू करी गई थी दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, जो समुद्र तल से धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? अब दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए मतलब
टिपिकल इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको अरावली का औसत ऊंचाई का ध्यान है ना, तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो 400, 500, 1000, तो 740 मीटर इसमें आ जाता है। अब ये आपको धोसी पहाड़ी कहाँ है? ये धोसी पहाड़ी अरावली हमारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में बहता है, मतलब इस अवस्थित है। तो इसकी अवस्थिति में यहाँ पर कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम भाग में, अरावली के उत्तर पश्चिम भाग की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? धोसी पहाड़ी कहते हैं। तो इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोटा कौन सी नदी पे है? चंबल, जवाई, लूनी, साबरमती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। चंबल पे ही है कोटा। कोटा में चंबल आपने देखा भी होगा। कोटा क्या है? एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, और इसको कोटा भील ने बसाया था, इसके लिए इसका नाम कोटा पड़ा दोस्तों। यही महत्वपूर्ण है। हैंगिंग ब्रिज इसका फेमस है। यहाँ पर रावत भाटा परमाणु उद्यान क्षेत्र है। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें और भी हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो ये 10.4% है। आपको सबको मालूम होना चाहिए 10.4% पे है। ये राजस्थान पुलिस ही है जिसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो इस तरह का प्रश्न अभी कंपटीशन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में है, उत्तर पश्चिम भाग में है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। इससे पहले सबसे बड़ा राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था, लेकिन वो ज्यादा पुरानी बातें होगी तो वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये आपको महत्वपूर्ण चीजें यही हैं। और अब अरावली के बारे में पूछा है, तो इससे जस्ट पिछले वीडियो में इसी पेपर में अरावली का प्रश्न पूछा गया था। उसमें अरावली की व्याख्या बहुत अच्छे से करी है। श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। तो पूर्वी घाट राजस्थान में ही नहीं है, हिमालय राजस्थान में नहीं है, काराकोरम राजस्थान में नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? अरावली। ये राजस्थान पुलिस ही है कि जिसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली भारत का जल विभाजक है। अरावली की टोटल लंबाई 695 किलोमीटर है, 550 राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अरावली में सर्वोत्तम चोटी कितनी है? तो दोस्तों अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, जिसमें 550 राजस्थान में है। और इसके 3 भाग उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली हैं। ये राजस्थान का महान जल विभाजक क्षेत्र है। इसके अलावा ये हमारे जो मानसून के विपरीत प्रभाव डालता है। अरब सागर का मानसून सीधा निकल जाता है, बंगाल की खाड़ी से इसके पूर्वी भाग में बरसात हो जाती है। तो ये मैंने पिछले वाले में इसका बेसिक तथ्य और भी करवा चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है? काजरी कौन से शहर में है, ये प्रश्न है आपका। तो काजरी आपका कहां है? जोधपुर में। अब ये कब स्थापित किया गया? ये दोस्तों 1956 में इसकी स्थापना, 1959 में, 59 में इसकी स्थापना की गई काजरी की। और इसका क्या हो रहा था? मरुस्थल का विस्तार हो रहा था। और अभी भी आपको मालूम होना चाहिए मरुस्थल का विस्तार उत्तर पूर्व में अभी भी हो रहा है। हिमालय अपने हरियाणा की तरफ इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। विस्तार बढ़ने की वजह से 1959 में काजरी की स्थापना करी गई थी, जो इसके मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वहां पर वृक्ष, नए वृक्ष और
मिट्टी कटाव को रोकने के लिए, नए पौधों का संरक्षण करने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं क्या है। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? राज्य मूल्यांकन संगठन कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये 1960 में किया गया था। आंसर होगा इसका 1960, 1 अप्रैल 1960। अब आपको ये संगठनों का 3-4 प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, तो आपको ये सारे राजस्व मंडल हो गया, राज्य मूल्यांकन संगठन हो गया, तो ये सारे आपको याद करके जाने हैं। इनकी सीरीज बना के एक अच्छे से याद कर जाओ, वो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राज्य सड़क नीति की घोषणा दोस्तों 1994 में की गई थी। राज्य सड़क नीति की घोषणा 1994 में की गई थी दोस्तों। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ये सड़क नीति घोषित की गई थी, ताकि निजी क्षेत्र के लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करें और ये हमारा सड़क की जो प्रबलता है ना वो बढ़े, क्योंकि निजी क्षेत्र से उसकी जो प्रोफिशिएंसी है, काम करने का तरीका है, वो सुधर जाता है अपने सरकारी के बजाय। तो इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें बढ़ाएगी। और ये कब किया गया? सड़क नीति 1994 में आई। और ये राज्य सड़क नीति घोषित करने वाला इंडिया में पहला राज्य राजस्थान है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? भारत का जो प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य है उसमें बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो बाजरा हमारा केवल और केवल राजस्थान में ही ज्यादा उत्पादित होता है। हरियाणा में बहुत कम भाग में होता है, पंजाब में भी बहुत नामात्र के बराबर होता है, ना ही होता है, और अपने गुजरात में, बाकी में तो बाजरा होता ही नहीं है। तो राजस्थान में ही बाजरा होता है और ये बाजरा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। इसके बाद थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में हो जाता है, आपके गुजरात में भी हो जाता है, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी हो जाता है, हरियाणा उसमें महाराष्ट्र तक भी होता है। बस इतना ही है कि बाजरा इसमें होता है। अपने इसके अलावा सरसों में भी, राई में भी राजस्थान का पहला स्थान है, तो आपको वो भी याद रखना है। वो भी प्रश्न इस तरह का पूछा गया है, शायद इसी पेपर में पूछा गया है कि सरसों का, या दूसरे इसकी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके 40 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको हेमराज सर 41 से 90 तक प्रश्न वो करवा रहे हैं। वो हिस्ट्री विशेषज्ञ हैं, सर को अच्छा अनुभव है पढ़ाने का, अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। हमारे ऐप पे पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, वहां पे आप टेस्ट भी देख सकते हैं, इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। ऐप पे इसका वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो सारा आप वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। वो मात्र 99 में है राजस्थान पुलिस की, और बाकी और भी कोर्स हमारे ऐप पे हैं, वो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।